हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज का वीडियो होने वाला है एपिसोड 24 के प्रश्नों के जवाब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 24 के क्वेश्चन हैं ये, मैं एक एक करके पढ़ती जा रही हूँ। सबसे पहला जो मेरे सामने आया है वो है कि मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ने नौकरी लगवाने के लिए मेरे हस्बैंड को बीच में लेकर किसी को पैसे दिए थे, ना तो नौकरी लगी ना ही पैसे मिले। तो भाई बोलता है कि तेरा कसम, हमारे पैसे खा गया। और वो पैसे भाई ने नहीं, मेरे पापा ने दिए थे। लेकिन अब भाई पापा से भी बात नहीं करने दे रहा, और अगर बोलता है कि अगर बात करी तो फ़ोन तोड़ दूंगा। तो प्लीज़ सलाह दीजिए। अब एक आया है बहुत लंबा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि बहुतों के साथ हुई होगी जिन्होंने अपने स्तर पे हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है। देखो, हेलो सुनीता जी, मेरी एज 38 है, 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनकी एक मैरिड सिस्टर है, मैं ऊपर रहती हूँ, मेरी ननंद है, मेरा घर ख़राब कर रखा है, ननंद इन लॉज के कान भरती है, हमारा किचन भी अलग करा दिया। मैंने उन्हें फ़ोन पर बात करते सुना था, ससुर से बोल रही थी मेरी शादी में जितनी भी ज्वेलरी चढ़ी थी वो सब सेम ज्वेलरी चाहिए। ससुर ने भी हाँ कर दी। मैं पहले फ़ोन भी नहीं करती थी, बट उन्होंने फ़ोन भी करती थी, बट उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया, तो अब मैं भी नहीं करती। वो नीचे इन लॉज के पास आती हैं, वहीं खाना खाती हैं, मैं नीचे जाकर उनसे मिलती हूँ, पैर छूती हूँ, बट वो ऊपर हमारे पास नहीं आती। ससुर भी कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका पैसा है, कुछ भी करो, हमें नहीं चाहिए। मैंने कई बार माँ बेटी को मेरी बुराई करते सुना, सामने से मैंने सबको बता दिया तो सास ने मुझे ही झूठा बोल दिया, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग की और सबको सुना दिया। तो हस्बैंड तो समझ गए। हस्बैंड फ़ोन नहीं करते, बट फ़ोन आता है तो कम ही बात करते हैं। हस्बैंड ने इन लॉज से बात भी की, उन्हें समझाया भी, पर वो नहीं समझे। इन लॉज बेटे से ज़्यादा बेटी को मानते हैं, घर में बेटी की ही चलती है, घर के डिसीजन, घर के बारे में मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और ननंद से सब कुछ शेयर किया जाता है। ननंद ने अपनी कार की पूजा हमारे घर पर नीचे करवाई, कॉलोनी को बुलाया, बट मुझे नहीं बुलाया। ससुर ने बोला तो मैं मना नहीं कर पाई, मैं चली गई, बट मेरे आने से पहले जल्दी पूजा की और अपने ससुराल चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा, इंसल्ट फील हुई। मैंने इन लॉज को बताया तो छोटी बात बोलकर इग्नोर कर दिया। तब से मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, और अब मैं ननंद से बात नहीं करती, नीचे मिलने नहीं जाती। लेकिन सास की तबीयत जब खराब हुई तो मैंने सेवा की। सास सब कुछ भूलकर अब किचन एक करना चाहती हैं। सास मेरा बना खाना खाती हैं, बट ससुर नीचे किचन में अलग से खाना बनाकर खाते हैं। ससुर से बोला तो ससुर बोले पहले मेरी बेटी को फ़ोन करो, अगर वो खाना खाएगी तो मैं खाना खाऊंगा। उन्होंने ननद की सारी बातें बताई, बट वो उन्हें अपनी बेटी की कोई गलती नहीं दिखती। मैंने कहा वो मुझे रिश्ता नहीं निभाती तो ठीक है, मैं भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। हमारे घर की सारी बातें रिलेटिव्स और गली में सब में बुराइयां करते रहते हैं। एक बार किचन में खाना बनाते हुए थोड़ी ज़्यादा जल गई थी मैं, तो मेरे पापा मम्मी देखने आए, तो मम्मी ने सास से बोला मेरी बेटी तुम्हारे घर में है, वो जल गई, उसे देखा भी नहीं, उसे किसी डॉक्टर को दिखा देते, पूछ तो लेते। इतनी बात पर ससुर ने बोला तुम्हारी बेटी मरे तो मर जाए, और ज़्यादा चिंता है तो अपने साथ ले जाओ। ससुर ने हस्बैंड के कान भर दिए, वो अपने पापा की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी बातों में आकर हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स को भी कुछ बात बोल दी। इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं हुई। उन्हें पता है सास ससुर उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो फैमिली में सबको साथ रखना चाहते हैं। सास और हस्बैंड को ससुर और बेटी के खाने की बात मुझसे करने को बोला, तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं बहन आएगी तो उसका खाना तुम बना दोगी। मुझे सबका खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे ननद से कोई भी कैसा भी रिश्ता नहीं रखना है। बेटी इस बारे में मुझसे कुछ नहीं बोल रही, बट सास ससुर इन सब बातों के बारे में मुझे बोल रहे हैं। मैंने बोला वो कुछ नहीं बोल रही तो आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो। ससुर ने खाना खाने के लिए कंडीशन रखी है कि जनवरी तक मेरी बेटी को मना लो, नहीं तो मैं फिर से अपना खाना अलग बनाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ऐसे टॉक्सिक रिश्ते जिनमें रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी एंड रिप्लाई। तो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि जनवरी तक का आपके ससुर ने टाइम दिया था और मैं बहुत लेट हो गई, लेकिन आज इस पे बात करते हैं। अब है जी अगला, इनका एक्चुअली हर वीडियो में लगभग आ रहा है कि इनकी जॉइंट फैमिली है, टाइम पड़े पे साथ भी खड़ी रहती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है। तो ये लगभग हर वीडियो में पिछले 3 बार से मैं नोट कर रही हूँ, कमेंट कर रही हैं, और मैंने इनका कमेंट में जवाब दिया कि जब ये जॉइंट फैमिली है तो ये अलग जाकर रहें ना रहें, बच्चा छोटा है इसलिए कश्मकश में,
तो इनके लिए तो मेरा कहना यही है कि देखो, खटपट थोड़ी बहुत हर फैमिली में होती है। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली बुरे टाइम में आपके साथ खड़ी रहती है तो मैं सलाह नहीं दूंगी अलग होने की। वहीं रहिए और काम अपना जितना हो सके पीसफुली करने की कोशिश कीजिए। अब एक है, पहले बताइए कि मैं पैसे कैसे मांगूं जो मुझे पैसे नहीं देते। हस्बैंड्स, हर बार आ रहा है एक ना एक ऐसा क्वेश्चन कि हस्बैंड पैसे नहीं देते। अब आता है जी, सिस्टर प्लीज गाइड मी, आफ्टर लॉन्ग ब्रेक आई लेफ्ट टीचिंग जॉब इन 2 months बिकॉज मैनेज नहीं हो रहा था स्कूल एंड फैमिली एंड वर्क। नाउ आई एम फीलिंग आई टुक रॉन्ग डिसीजन, प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ कैन आई ज्वाइन नेक्स्ट स्कूल। अगला है जी, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मेरी सास की दुकान परचून की है, शायद ये लिखना चाह रही हैं, बट मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, 4 साल का बेटा है, घर के काम है, मेरे पति सुबह 6:30 चले जाते हैं और अगर मैं किसी काम के लिए मना करती हूँ तो वो मेरे पूरे घर के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं और बहुत बार बोल देती हैं कि अपना राशन खुद ले आओ। क्या करूँ? मेरे पति इस बात को इग्नोर करते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। मेरी ननंद के बेटे के पास मेरे पति के लाख रुपए हैं पर वो वापस करने का नाम नहीं ले रहा, हमें मांगने में शर्म आ रही है, क्या करें। अगला, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनती, फैमिली जॉइंट है इसलिए गुजारा चल रहा है, 2 बेटे हैं, समझ नहीं आता आगे की ज़िंदगी कैसे जिएंगे, मुझे इसका सटीक आंसर चाहिए, क्या आप दे सकती हैं प्लीज़ मैम। अब आता है जी एक जेठानियों से रिलेटेड। हाय मैम, मेरी 2 जेठानी हैं, दोनों की लड़कियां हैं, मुझे 2 बेटे हैं, मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। बीच वाली भाभी तो शुरू से मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं दोनों से काम में, रिश्ते निभाने में शुरू से अच्छी हूँ, ये बात घर के सभी लोग कहते हैं। लेकिन बड़ी मुझे समझ नहीं आई, पहले अच्छी थी लेकिन अब थानेदार बनने की कोशिश करती हैं, जबकि जिम्मेदारी के नाम पे दोनों पीछे रहती हैं। सास को गुजरे 4 साल हो गए हैं, ससुर जी को ऐसा घुमा रखा है कि वो अब हमें ना कुछ बताते हैं बल्कि छुपाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। एक बात और पता चली है कि वो तंत्र मंत्र भी करती हैं, ऐसी जगह जाती हैं समझ नहीं आता। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े होने की वजह से बच्चों को भी कुछ भी बोल देते हैं और मुझे मीठा बोल के काम करवा लेती हैं दोनों, बाद में तेवर दिखाती हैं। तो जी ये इनको कैसे हैंडल करें, ये है। अब आगे आता है, मैम मुझे भी एडवाइस दीजिए, 18 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, मैं कभी कुछ नहीं मांगती फिर भी आधी उम्र निकल गई है, मेंटल पीस नहीं है, क्या किया जाए। अब है जी एक ही बंदी ने 3 बार क्वेश्चन किए हैं कि वो एक अच्छे परिवार से हैं लेकिन जो अब शादी होके आई हैं उस परिवार में, एक तो वो परिवार छोटा है, दूसरा हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और सारे के सारे जो हैं वो ठीक नहीं है इनके। मतलब कुल मिला के अगर मैं 1 लाइन में कहूँ तो ये हस्बैंड के ड्रिंक करने की वजह से और बाकी परिवारों के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं अपने ससुराल में। ठीक, पेरेंटिंग से रिलेटेड आया है, मेरा बेटा 7 इयर्स का है, 2nd स्टैंडर्ड में है, उसे कितना भी पढ़ा लूँ उसे कुछ याद नहीं रहता, जब यूटी और एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, वो सीरियस ही नहीं हो पा रहा अपनी पढ़ाई के लिए। हस्बैंड बोलते हैं पढ़ लेगा, अभी छोटा है, लेकिन दी मैं क्या करूँ, उसकी क्लास के बच्चे उसी की एज के हैं और सभी ट्राई करते हैं पढ़ने की, लेकिन मेरा बेटा उससे लर्न ही नहीं होता, मैं क्या करूँ, प्लीज़ गिव सम सजेशन। एक आया है कि मैं क्या करूं, मैं तो पति के साथ रहती हूं तब भी मुझे घर की शांति का फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगानी होती है। ऐसा नहीं है जो इन लॉज से दूर रहते हैं वो दुखी नहीं रहते, सारी कमी पति में ही होती है। कहने का मतलब जॉइंट फैमिली में भी अगर पति आपका सपोर्टिव है तो आप खुश रह लोगे और अगर पति में ही कमी है तो आप अलग रह के भी खुश नहीं रहोगे। ठीक है जी। एक आया, दीदी शायद आप कभी आंसर नहीं करोगे मेरे सवाल का, बेबी ना होने के कारण परेशान वाली। तो ऐसे कमेंट जब भी आते हैं तो मेरी वीडियो लिव लाइफ इजी पर है जिसमें मैंने अपनी इनफर्टिलिटी से बाहर आने की स्टोरी या कुछ भी कही है, आपको एक राह मिल जाएगी, क्योंकि उस वीडियो को मैंने जिस लड़की के लिए बनाया था, आई एम सो ग्लैड कि उसको वो वीडियो देख के इतना मोटिवेशन मिला, वो डिप्रेशन से बाहर आई और बाय गॉड ग्रेस 3 से 4 महीने बाद ही शायद वो सच में प्रेग्नेंट हो गई और अब उसकी बेटी है
और वो कहती है कि उसकी बेटी को भी मेरे चैनल का इंट्रो, उसकी ट्यून और मेरी आवाज़ उसे बहुत पसंद है और वो बहुत ध्यान से सुनती है। तो ऐसा भी होता है, आप वो वीडियो देखना, मैं इसके पिन्ड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब है, हाय दीदी कैसे हो आप? मैं घर पर रहकर स्टिचिंग कर रही हूँ और मेरी आंखों से थोड़ा धुंधला दिखने लगा है। क्या मैं स्टिचिंग को कंटिन्यू करूँ या बंद कर दूँ? स्टिचिंग के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती घर पर रहकर, और मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और सबसे लास्ट एक क्वेश्चन आया है, हंसी भी आई मुझे पढ़कर। हेलो दी, ससुराल से पूरा ही छुटकारा कैसे पाएं? तो अगर मैं इसको टैग लाइन में डालूंगी तो ये होगा कि भाई खुद का है नहीं और दूसरों को भी यही सिखा रही है कि ससुराल से पूरा छुटकारा कैसे पाएं। लेकिन हंसी इसलिए आई थी कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखो शुरू से लेकर एंड तक एक पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है, बाकी सब चीज़ें हैं ही वहाँ से जुड़ी हुई। तो बंदे ने एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि फ़ोटो किसी लड़के की है, नाम भी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन किसी लेडी ने किया होगा कि पूरे ससुराल से एक झटके में छुटकारा कैसे पाएं। तो कई बार हंसी भी छूटती है और कई बार सिर भारी हो जाता है, दुख से दिल भारी हो जाता है कि कितनी परेशानी शादी के बाद अलग अलग रूप में अलग अलग महिलाओं को आ रही है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सब परेशान हैं। बहुतों की शादियां बहुत अच्छी चल रही हैं, उनकी लाइफ को मीनिंग उस शादी के बाद मिला है। तो इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, इन सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन जवाब कैसे निकाले जाएं, तो इस टॉपिक पर आओ बहन बातें करें। शुरू करते हैं जिस क्रम में मैंने पढ़े थे प्रश्न, उसी जवाब में, जो वो वाला था कि जिसमें हस्बैंड को बीच में डाल के भाई ने पैसे दिए लेकिन ना नौकरी लगी ना पैसे। अब आपको करना क्या है? एक तो जहाँ पैसे दिए हैं अपने हस्बैंड से कहिए कि वहाँ पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएं पैसे वापस निकालने का, अगर हो सके तो। दूसरी चीज़, आप गलतफहमी को दूर नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तीसरी, अब ना तो आपके पास उसे पैसे लौटाने के लिए वहाँ से मिलेंगे और ना आपका भाई बिना पैसे लिए मान रहा है। आप अगर रिश्ता बचाना चाहते हो, आप ये कर सकते हो कि वो पैसे आप अपने पास से भर दो, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास भी उतने पैसे नहीं है कि आप भर दो, तो आई एम सॉरी, लेकिन ये गलतफहमी दूर नहीं होगी भाई की। अब आपको सिर्फ वेट करना है और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, जब आप अपनी जगह ठीक रहेंगी, हो सकता है थोड़े दिन बाद आपके भाई का गुस्सा शांत हो जाए, आपके पेरेंट्स उनको समझाने में कामयाब रहें कि भाई हो गया धोखा, एक्चुअली उसके साथ भी हुआ। ठीक है, तो आपको उन्हें आराम से पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। 3 कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दी। अब जो आया था नंद वाला कि भाई सास ससुर हर कीमत पे नंद के सामने झुकाना चाह रहे हैं, इस केस में जो कंडीशन है वो ये नहीं है रिश्ता सुधारने के लिए कि सिर्फ इनको अपनी ईगो छोड़नी है। अपनी ईगो को छोड़ने के बाद अपनी नंद की ईगो को सेटिस्फाई भी करना है। तो ऐसे किसी बंदे को सेटिस्फाई करना जो हर कीमत पे प्रत्यक्ष रूप से आपको गिरा रहा है, आप जिस असमंजस में हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप ये सब क्यों असमंजस में सोच रही हो, क्यों है कि करूं नहीं करूं? क्योंकि आप अभी तक इसमें हो कि मैं अपने सास ससुर को अपने साथ रखूं, हमारा परिवार नॉर्मल परिवारों की तरह रहे। लेकिन आपकी इस अच्छाई का आपके सास ससुर फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी एक दूसरी औलाद के आगे आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी इस अच्छाई के चलते। तो अभी तक जो आपने किया वो बहुत ही स्मार्ट मूव्स थे, अपने लिए आप बेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर ये है कि अगर आपके सास ससुर को साथ में रखने की, उनके साथ पाने की कीमत आपका अपमान है, तो मैं सलाह नहीं दूंगी। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही उनसे कह रहे हो कि जब वो मेरे से बात ही नहीं कर रही या वो कुछ कह ही नहीं रही कि मेरे से रिश्ता रख, तो आप लोग क्यों पीछे पड़े हो? और अगर उनकी यही शर्त है कि मैं अलग रसोई बनाऊंगा खाऊंगा, तो लेट देम बी, क्या दिक्कत है? आने वाले टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आपको ही माँ बाप की ज़रूरत है, माँ बाप को भी बच्चों की ज़रूरत होगी। कभी वो टिकेंगे तो उनकी लड़की आएगी करने के लिए, नहीं आती उन्हें खुद समझ में आएगा। तो अभी आपको पॉज दे दो इस प्रॉब्लम को, अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत डालो, ना सास ससुर को मनाने का ना नंद को मनाने का। जैसी हूँ वो हूँ, जो मैंने किया उतना ठीक है, ये मेरा बेस्ट था, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकती। अगर एडजस्ट करना है तो कर लो, नहीं तो रहो।
मेरे बिना रह लो, ठीक है ना। एक मतलब जो आपका दिख रहा है पूरी वो पढ़ के केवल आपकी तरफ से एफर्ट जा रहे हैं रिश्तों को बनाने के लिए, सामने वाला कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा और आप जल गई। उसके बाद आपके पेरेंट्स को इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि मरे मर जाए, तो यानी कि आपकी तरफ तो कोई है ही नहीं ना अटैचमेंट, ना इस रिश्ते में आपको कुछ मिल रहा है। तो जब हमें कोई मतलब कुछ है ही नहीं उस रिश्ते में हमारे लिए, तो हम फ़ायदा दूसरे को पहुंचा रहे हैं, हम ही झुक रहे हैं, हम ही गाली खा रहे हैं, हम ही परेशान हो रहे हैं, हम ही स्ट्रेस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आपको उनकी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, आप अपना परिवार खुद चला सकते हो, तो लेट देम एंजॉय देयर लाइफ विदाउट यू एंड लेट यू एंजॉय योर लाइफ विदाउट देम। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा हर कीमत पे अपना सब कुछ गंवा के भी आपको रिश्ता जोड़े ही रखना है। अगर आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी चीज़ें नहीं सुधर रही, देन छोड़ दो। आपके पति कन्विंस हैं, आप उनके साथ रहो। आपसे पूछ रहे हैं कि आप नंद का खाना बना दोगी क्या, तो कह दो कि बना दूंगी, वो खाएगी क्या? सिंपल। मैं तो बना ही दूंगी, वो खाएगी क्या? मैं उसके पैर नहीं पकड़ूंगी कि खा लो, बना दूंगी, काम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से मुझे लगता है जो कर सकते थे आपने कर लिया एंड दैट इज़ इनफ। अब अगर ऐसी हीरे जैसी बहू को वो अपने साथ रखना चाहते हैं तो रखें। अलग रसोई बनाने का इतना शौक है तो बना लें। अब ये जो आया था कि मैं पैसे कैसे मांगूं जो मुझे पैसे देते ही नहीं, मतलब हस्बैंड पैसे नहीं देते, ये हर बार आती है। तो उनसे एक बार बैठ के मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए आपको। हमारे यहाँ ना एक टीचर आई थी ट्रेनिंग पे, उनके साथ थी ये, मतलब प्रैक्टिकली जो मैंने देखा, उनके हस्बैंड अपने हाथ से जो खर्च कर लें, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन उनको नहीं देते थे, मतलब 1 रुपया नहीं देते थे। और वो ट्यूशन वगैरह करके बेचारी कमाती थी, तो उसमें भी अड़ंगे लगाते थे कि नहीं पढ़ाएगी, ये वो, मेरी बेइज्जती है एंड ऑल दैट। और जब स्कूल में अगर या बाहर जाने में कोई खर्च की बात है, कुछ है, अपने पास से पैसे खर्च कर देंगे। अगर 20 रुपए का काम है उसकी जगह 30 भी खर्च कर देंगे, लेकिन पत्नी के हाथ में नहीं रखेंगे। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के थ्रू भी उनसे बात करवाई, कई लोगों ने उन्हें मतलब समझाया आके, उनके रिश्तेदारों ने, कि मतलब ऐसा क्यों करता है, लेकिन उस बंदे को समझ में ही नहीं आई। तो उसके केस में तो मुझे ऐसा लगता था कि उसका हस्बैंड कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी को पैसे देगा तो पता नहीं उसका क्या ही कर लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर जगह ऐसा होता होगा, पर समझ में नहीं आता। एक सिंपल सा लॉजिक होता है, मर्द क्यों नहीं दे रहे होते ज़्यादा पैसे, क्यों उन्हें लगता है कि औरत को खर्च करने की शायद अकल नहीं है, और मतलब ये कहीं अपने मेकअप कपड़ों पे ही ना सारे खर्च कर दे, या अपने मतलब गैर ज़रूरी खर्चों पर खर्च कर देगी, मैं ज़्यादा समझदार हूँ और मैं खर्च करूँगा। तो जो मेंटेलिटी होती होगी बेसिक, वो तो ये होती होगी। लेकिन अगर इससे अलावा कुछ है तो मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले तो अपने हस्बैंड का नेचर और उनसे बातचीत करके ये समझना होगा कि वो देते क्यों नहीं हैं पैसे। अपने आप को भी टटोलो कि जब आपके पास, मान लीजिए आपके पास 5 या 10 हज़ार रुपये आपके हस्बैंड ने दिए, आप सबसे पहले उनका क्या करोगी? अपने आप को भी टटोलो, है ना। और क्या वो खर्चा घर के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदारी से खर्च करती हैं, सिंसियरली खर्च करती हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं कर रही, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइफ मेंटेन करने वाले खर्चे कर रही हैं, तो फिर आप लगातार उनको बोल सकते हो। पहले अपने आप को टटोल लो, उसके बाद अपने हस्बैंड को चेक करो कि वो देते क्यों नहीं हैं। उनसे एक स्पष्ट आंसर मांगो कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जब आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हो ना कि आप समझदार हो, तब वो आपको समझदार मान के अपनी रिएक्शन देता है। लेकिन अगर सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज एक बेवकूफ़ इंसान की है, तो फिर वो आपसे उसी लेवल की बात करता है कि इसको तो कुछ पता नहीं। तो ये मैंने बहुत सारी जगह देखा है, हाउसवाइफ्स के साथ नहीं, वर्किंग लेडीज़ के साथ भी। नौकरी कर रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन घर वाले या पति ऐसे बिहेव करते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं, मैं करूँगा। तो पहले एक मेंटेलिटी जान लो अपने हस्बैंड की और अपनी, उसके बाद इस नतीजे पे आप खुद पहुंचोगे कि आखिर वो पैसे क्यों नहीं देते। और जब आपको ये पता लग जाएगा एग्जैक्ट, देन उस कारण को रिमूव करो, वो आपको पैसे देने लगेंगे। अब जो वो वाला आया था कि एक लॉन्ग ब्रेक के बाद स्कूल ज्वाइन किया लेकिन मैनेज नहीं हो पाया, छोड़ दिया, अब लग रहा है गलती कर दी, कैसे रीस्टार्ट करूं?
सिंपली जैसे पहले किया था वैसे आप करो, रेज्यूम डालो और स्टार्ट करो जॉब। लेकिन जिस वजह से पहले छोड़ा था अब उस वजह को दूर कर लेना। कैसे मैनेज करोगी, जो वो घंटे वहाँ पे आपको निकालने हैं, उसके बाद प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। एक आध महीना घर में प्रैक्टिस करो कि उतने घंटे मुझे निकालने हैं तो मैं कर लूँगी ना मैनेज। सुबह लिमिटेड टाइम में काम निपटाने की कोशिश करो, शाम को अगले दिन की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीज़ें आपकी जॉब में जब आप जाओगे तो आपको हेल्प करेंगी और तब आप इजीली मैनेज कर पाओगे। नहीं तो फिर ये होगा, आपने फिर दोबारा ज्वाइन किया, पता लगा फिर नहीं हुआ मैनेज और फिर आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, है ना। तो पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ, उसके बाद जैसे पहले पकड़ी थी नौकरी तो मिल ही जाएगी दूसरी भी। अब जो वो आया था कि मेरी सास की दुकान परचून की है, अब सेकंड प्रेगनेंसी है, काम नहीं हो रहा, एक काम को भी मना कर दो तो कहती हैं अपना राशन वहाँ से ले आओ। आई थिंक कि ले आओ, मतलब आपके हस्बैंड कहेंगे क्यों मम्मी के यहाँ से क्यों नहीं ले रही, कि भाई मेरी तबीयत जितना अलाउड कर रही है मैं उतना कर रही हूँ, तुम्हारी मम्मी को उतना पूरा नहीं पड़ रहा, है ना। आप ज़रूरी काम ही कर लो, अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो वो ही बहुत होती है। अब किसी को चाहिए कि उस टाइम पे आप उसकी हर एक बात का हाँ जी ना जी बिल्कुल एक एक चीज़ फॉलो करो, आप नहीं कर पा रहे तो उसके वो क्या आ रहे हैं परिणाम कि भाई अपना राशन खुद ले आओ। तो बोलो हस्बैंड को कि भाई मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ, उतना पूरा नहीं पड़ रहा तो मैं क्या ही करूँ, तो राशन वो नहीं दे रही हैं आप लेके आओ, सिंपल बात ख़त्म हो गई। तो वो या तो राशन लेके आएंगे या फिर अपनी माँ को समझाएंगे कि भाई उसकी तबीयत तो देख लो, समझ रहे हो। तो इतनी बात है। अब जो ननद के बेटे के पास लाख रुपए थे, मांगने में शर्म आ रही है, तो भाई अपने पैसे या तो आपने गिफ्ट में दे दिए हो तो बात है, लेकिन जब उधार दिए हैं तो फिर वो ननद का बेटा हो के मामा का बेटा हो के अपना बेटा हो। अगर अपने बेटे को भी आपने उधार में दिए हैं तो उधार तो उससे भी लिया जाएगा कि भाई उधार मांग के लिए थे, गिफ्ट में थोड़ी दिए थे। तो इसमें शर्म की क्या बात है, जस्ट डायरेक्टली से कि भाई लिए थे। और अगर ऐसा नहीं होता, आपको लग रहा है कि रिश्ता खराब हो जाएगा या कुछ और है, तो आगे के लिए आपको एक सबक मिल गया कि भाई इस पे आप फाइनेंशियली मैटर पे बिलीव नहीं कर सकते और आप और 10 लोगों को यही बोलोगे कि भाई पैसे के मामले में ये भरोसे के लायक आदमी नहीं है, तो वो अपनी इमेज खराब कर रहा है। आपको 1 लाख की चोट लग गई। अगर आप झेल सकते हो तो झेल जाओ, रिश्ता बचा रहेगा, आगे के लिए सचेत हो गए आप। लेकिन अगर आप नहीं झेल सकते, 1 लाख आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, तो फिर शर्म को एक किनारे रखो, सीधे जाके बोलो कि भाई पैसे कब देगा। अब जो आया था मेरी शादी को 11 साल हुए हैं, हस्बैंड से बनती नहीं, जॉइंट फैमिली है इसलिए चल रहा है, लेकिन बेटे हैं 2। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, जब हस्बैंड से बनती नहीं है, इससे पहले भी एक तरफा प्यार वाले में आया था कि शादी के बाद वो अलग अलग लोग प्यार कर रहे हैं और उनके भी 2 बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। जिस शादी में आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे, वहाँ पर आपको बच्चे प्लान नहीं करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको फील हो रहा है कि वो चीज़ नहीं आ रही, वो कनेक्शन नहीं आ रहा, मैं मानती हूँ पहला बच्चा इस उम्मीद में हो जाता होगा कि शायद बच्चे के आने के बाद एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन जब नहीं हो रहा, दूसरा बच्चा आपको कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हो गया चाहिए वाली बात, अब हो गया, अब क्या करना है। तो देखो जैसे 11 साल निकले हैं, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक। ज़िंदगी काटने के लिए प्यार और पैसे दोनों चाहिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्यार कम है पर पैसे जीने लायक हैं तो आप जी ही जाओगे, एक सोच के कि भाई मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ या मैं घर के लिए जी रही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन आप यहाँ से निकल गए प्यार की तलाश में, अब पैसे भी नहीं रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है, घर भी नहीं है, सिर पे टैग भी लग गया छोड़ने वाला, और अब आप बच्चों को पालोगे। तो अगर बच्चे ना होते तो शायद मैं सलाह ये दे रही होती कि भाई कोशिश करो, अगर वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, लेकिन फिर भी, तो जब नहीं बन पा रहा उस कारण में हो सकता है वो क्यों नहीं बना रहे, वो भी 50 रीज़न हो सकते हैं, तो शायद शादी से निकलने वाला ऑप्शन होता। लेकिन अगर आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी है, अब पति से इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो वो आप टाइम के चलते क्रिएट करने की कोशिश करो। लेकिन इसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ इस शादी से निकलो। और रही बात ये कि आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो इतना स्ट्रेस मत लो। जैसे 11 साल निकले हैं, ये शुरू का टाइम ज़्यादा क्रूशल होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, डिलीवरी होती है, उन टाइम पे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
अगर आपने वो टाइम निकाल लिया तो आगे का भी निकल जाएगा। तो अब जितना बुरा होना था हो चुका, कहने का मतलब अब आपके साथ सिर्फ अच्छा होगा। अपनी तरफ से अपने हस्बैंड को खुले दिल से प्यार कीजिए, उनके साथ पूरा बॉन्ड अपनी तरफ से महसूस कीजिए। आज नहीं तो कल मुझे पूरा विश्वास है कि वही प्यार वही बॉन्ड आप उनके साथ भी बना लोगे जो फैमिली के साथ है। अब जो आया था 2 जिठानी वाला, कि जेठानियाँ जो हैं वो तंत्र मंत्र भी करती हैं, जिम्मेदारी में पीछे रहती हैं, काम इनसे करवा लेती हैं सारा। ठीक, अब आप खुद कह रहे हो कि सारे रिश्तेदार कहते हैं कि ये काम और रिश्तेदारी निभाने में अच्छी है। अब आपको सुनाती हूँ किस्सा हमारे परिवार का, एक मतलब जानने साथ में जैसे कुटुंब नहीं होता उस तरीके का। तो वहाँ पर ये सेम चीज़ थी कि जो सबसे छोटी वाली देवरानी थी, सबसे छोटी जो बहू थी, वो बहुत सुघड़, बोलने में बहुत अच्छी, आलस का कोई नाम नहीं, जो एक आदर्श बहू होती वो थी। और जेठानियाँ उनका आधी से ज़्यादा जीवन उनको यूज़ करती रहीं, पूरा काम लिया गया। सारी बिरादरी में तारीफ़ उनकी हो रही है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड उन्हें मिल क्या रहा है? फाइनेंशियली भी पिस रही हैं, फिजिकली भी पिस रही हैं। क्या हो रहा है? टैग मिला हुआ है बढ़िया बहू का। ठीक, तो जब वो मेरे संपर्क में आई, हालांकि वो मुझसे बड़ी थी, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि जब इतनी मेहनत आप घर में करते हो उसका रिवर्ट बैक कुछ नहीं मिलता, तो जब आप पढ़े लिखे हो, अगर आप प्राइवेट भी जॉब पकड़ोगे तो कम से कम आपके फाइनेंशियल क्राइसिस तो थोड़े कम होंगे। आपको कोई खाने को तो दे नहीं रहा ना, तो आपके कम से कम इतनी मेहनत आप इधर उधर, यहाँ पोछा लगा, उसके कपड़े धो, ये कर, उसके पैर दबा, इसके मेहमान अटेंड कर, ये वो, कम से कम बाहर निकलो। इतनी मेहनत आप किसी बाहर वाले के लिए करोगे तो एटलीस्ट आपको हाथ में 4 पैसे मिलेंगे जो आप अपने बच्चों के लिए सेव कर पाओगे, खर्च कर पाओगे। कम से कम एक फाइनेंशियल कुछ तो बढ़ेगा। जो अभी इतनी बुरी स्थिति है, उन्हें वो बात समझ में आई, उन्होंने जॉब पकड़ ली। अब वो फालतू के कामों में जो घिरी रहती थी वो छूट गया, और अब उनके हाथ में 4 पैसे रहते हैं, तो उनके अपना उन्होंने किचन वगैरह ठीक करवा लिया, कमरा एक बनवा लिया। तो कहने का मतलब इस कहानी से और आपकी कहानी में ये है कि जब हम परिवार के लिए काम कर रहे हैं पूरे मन से, ठीक है, अच्छा लग रहा है सबको, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत कहाँ हो जाती है वो चीज़? जब हमारे इस अच्छे लगने का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं, है ना? तब हम क्या कर रहे हैं? अपनी प्रीशियस एनर्जी, अपना प्रीशियस टाइम ऐसे लोगों पे खर्च कर रहे हैं जिन्हें उसकी वैल्यू केवल इसलिए है कि ये हमारे फ़ायदा कर दे। अब आपकी जो पूरी जॉइंट फैमिली है, बढ़िया चल रही है, सब कुछ है, जिम्मेदारी आई, आपने निभा ली, ठीक है। अब आपके ससुर को उन्होंने अपने फेवर में कर लिया, ठीक है, आपको नहीं पूछ रहे, ये ठीक नहीं है। आप अपने ससुर से कहने के हकदार हो कि जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है तो अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो मैं कहाँ रहती हूँ? ठीक है, एक तरफ हो जाओ। अगर आप डिसीजन में उनसे पूछ के ले रहे हो तो जिम्मेदारी को भी आप सीधे मना करना शुरू करो कि भाई जब मेरे से पूछ के डिसीजन नहीं लिए जाते इस घर में, तो मैं हर चीज़ के लिए करने के लिए मैं क्यों हूँ? दोनों काम होने चाहिए ना भाई, कर भी मैं रही हूँ, डिसीजन में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, मुझे पता है भाई मेरे को ही चलाना है ये घर, फिर बाकी के 2 करें ना करें शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अधिकार उनके पास और कर्तव्य मेरे पास। यहाँ आके फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। और अगर आप अभी नहीं स्टैंड लोगी, आपको लगेगा कि शायद मैं अच्छे खासे चलते हुए घर में क्या कह रही हूँ, लेकिन अगर आप अभी नहीं लोगे, आप ये डिसीजन 5 साल बाद लोगे, 10 साल बाद लोगे, तो यहाँ आपको अपने ससुर से, अपने हस्बैंड से, या जो भी डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं उन लोगों से ये एग्जैक्ट कहने की ज़रूरत है कि या तो मैं डिसीजन में भी शामिल होंगी, या तो फिर मेरी ड्यूटीज़ भी मत दीजिए। जो लोग डिसीजन ले रहे हैं कर्तव्य भी वही निभाएं, मैं नहीं हूँ इसमें। ठीक है, तो ये जो अच्छा बनने का एक वो होता है ना जुनून, हम अपनी क्वालिटीज़ को दिखा रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी निखर रही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उस पर्सनैलिटी का कोई मिसयूज़ कर रहा है तो वहाँ ठीक नहीं होता, हमें रुकना होता है। ठीक है, तो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी अच्छाई को अपने लिए यूज़ करो, और परिवार के लिए उस दिन यूज़ करो जब परिवार भी आपको अपना माने। अब जी गुस्सैल पति जो थे कि शादी को 18 साल हो गए लेकिन हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं। छोड़ने दो 1-2 बार खाना, और आप खाओ और ऐसे रिएक्ट करो कि कुछ हुआ ही नहीं।
ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर आप किसी के गुस्से को भाव नहीं देते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले अंदर पड़ रहा है, भले अंदर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन कम हो गई, सांस नहीं आ रही, ये बंदा नहीं बोल रहा या मैं इससे नहीं बात कर रही, सामने मत दिखाओ। आप अगर किसी के गुस्से को अपने ऊपर प्रभावित नहीं करने दोगे ना, सामने वाला गुस्सा दिखाना कम कर देगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए और हाइपर हो जाए, लेकिन फिर जब उसे ये पता लगेगा ना इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर वो चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उन्हें ये समझ में आ जाएगा भाई गुस्से से इसको नहीं कर सकते। सेम चीज़ होती है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो टेंट्रम कर रहा है, आपने उसकी ज़िद पूरी कर दी, उसको क्या समझ में आया कि भाई ऐसे करो ये चीज़ मिल जाती है। तो ये आदत बच्चों में नहीं होती, ये बड़ों तक होती है। पति, सास, ससुर, माँ बाप, जिठानी, देवरानी, नंद, हम खुद, अगर हमारे साथ भी कोई दूसरा ये कर रहा है, मान लीजिए हमने रो के दिखाया, सामने वाले ने हमें वो चीज़ दे दी या हमारी बात मान ली, अगली बार हम फिर रो के दिखाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपके हस्बैंड हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं और खाना छोड़ देते हैं, तो आज से उस पर रिएक्ट करना बंद कर दो। खाना खाना नहीं है, अच्छा ठीक है, ले जाओ प्लेट, वापस पलट दो खाना, जब मन करेगा खा लें। कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने टाइम, मैं तो कहती हूँ दिन तो छोड़ो, ठीक है, एक बार होगा, 2 बार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कैसी पत्नी है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे भूखे रहने का। भाई तुम कैसे पति हो, सारा दिन मैं खट रही हूँ, जरा सी कोई बात हो गई तुम्हारा मुंह फूल गया, तो हम इसीलिए बैठ गए, 18 साल हो गए, हम इसीलिए पढ़े हैं कि बस तुम्हारा मुंह फूले और हम उसे पिचकाएं। तो ये वाली बात होती है। तो आपको बहुत होते हैं यार 18 साल। तो अगर कोई हर आदमी छोटी छोटी बात पे वही सेम रिएक्शन दे रहा है, आप भी सेम रिएक्शन दे रहे हो, तो वो स्थिति चलती रहेगी, बदलेगी कब? स्थिति को बदलना है तो अपना तरीका बदलना होगा। तो अब की बार वो गुस्सा करें ना, तो रिएक्शन मत देना, ना उनसे ये कहो मान जाओ, ना पलट के उन्हें और गुस्सा दिलाओ। जो वो कहें ठीक है, चिल्ला रहे हो ठीक है, खाना नहीं खाना ठीक है, एंड जस्ट बी काम, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करो, और 1 बार 2 बार 3 बार सेम चीज़ करो, छूट जाएगा गुस्सा। अब जो 3 कमेंट इन्होंने किए थे इकट्ठे, और हस्बैंड जी इनके टॉक्सिक हैं कि जब मेरा हस्बैंड ही टॉक्सिक हो तो मैं क्या करूँ। अब वो ड्रिंक करते हैं, तो आई एम सॉरी बट ड्रिंक करने वाले पतियों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं सुनते। आप इन्हें प्यार से समझाओ, हाँ कर देंगे, फिर पियाएंगे। आप इनसे लड़ाई करो, आपको भी पीटेंगे, खुद भी चिल्लाएंगे, फिर पियाएंगे। पैसे ना हो उधार लेके पियाएंगे, पैसे हों तो कमाई घुमा देंगे। तो पीने वालों का भाई कोई इलाज नहीं होता। आप उन्हें सिर्फ करने की कोशिश कर सकते हो कन्विंस, लेकिन मुझे लगता है जो शराब सिगरेट पीने वाला इंसान है, वो कहीं ना कहीं इतनी कमज़ोर विल पावर का बंदा होता है, उसको पता है कि वो जहर पी रहा है, वो फिर भी पी रहा है। जब उसे अपने शरीर की चिंता नहीं है, तो वो किसी और की चिंता क्या ही करेगा। तो जिसका भाग जुड़ गया ऐसे शराबी के साथ, मेरी सिर्फ मतलब वो हैं प्रार्थनाएं उनके साथ कि आप कैसे हैंडल करोगे, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, जो मेरे आसपास थे, परिवार में थे या जो भी ड्रिंक करते थे, उनकी पत्नियों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता। तो आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो कि जब वो ड्रिंक ना करें, उतनी देर आपको जो पति का प्यार या सपोर्ट या जो भी है वो मिल रहा है, उतनी देर आप इंजॉय कर लो कि हाँ मेरा पति है। बाकी कुछ नहीं हो सकता ऐसे इंसानों का, ना वो रिहैब में जाएंगे ना वो कुछ करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि मैं अकेली हूँ, मुझे जीवन अपने दम पे जीना है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी इमोशनल सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे हैंडल करूँगी ये मुझे देखना है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो, तो शायद आप शांति मिल जाए आपको। स्टिचिंग वाला जो आया था कि धुंधला दिखने लगा है, क्या करूँ? तो एक एज के बाद सबको ही दिखता है, मुझे भी दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। अच्छी क्वालिटी का चश्मा लगाओ, लाइट प्रॉपर रखो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कारीगर रख सकते हो, ताकि आप बता दो, निगाह का काम वो कर ले। जो स्टैंडिंग पोजीशन है आपकी वो ठीक रखो कि बैठे कहाँ पर हो, सिटिंग पोजीशन कहना चाहिए, स्टैंडिंग में तो कौन सिलाई करेगा। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो कि आपकी कमर गर्दन वगैरह सब सीधी रहे। चश्मा लगाने से प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और प्रॉपर लाइट से। लेकिन अगर आप कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, तो मैं छोड़ने की सलाह कभी नहीं दूंगी, क्योंकि आँखों का तो है ही एज के साथ
जाती हैं सबकी, किसी की जल्दी किसी की देर में, डिपेंड करता है आप उन्हें यूज़ कैसे कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन भी करवा सकते हो, चश्मे हटाने वाला या कुछ और, लेकिन उस तक जाना क्यों है, सिंपल अपना चश्मा लगाओ, करो काम आराम से। अब ना लास्ट वाला जो आया था कि पूरी ससुराल से छुटकारा कैसे पाएं, तो यहाँ मुझे एक शायद आचार्य प्रशांत नाम है ना उनका, कई बार कमेंट में भी आप लोग जिक्र करते हो, जो वर्किंग होने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनका एक आध शॉर्ट मैंने देखा है, कई बार स्क्रॉल करते हुए स्क्रीन पे आ जाता है, वो वीडियो नहीं देखी आज तक मैंने उनकी लंबी कोई। उनका एक शॉर्ट आ रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि मुझे घर की जिम्मेदारियां या पीछे गिल्ट या फिर पहले हुई हुई चीज़ों का डर मुझे रोक रहा है। उन्होंने सुनते ही उन्होंने कोट पहना हुआ था और उन्होंने अपने क्रू मेंबर को एक को बुलाया कि मेरा कोट यहाँ से पकड़ो, और पकड़े रहना। तो उसने उसे कस के पकड़ लिया। अब वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे। ठीक, उन्होंने कहा रुको। अब लालच क्या है, मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोट कितने हज़ार का है, मैं कैसे छोड़ दूँ, कैसे निकल जाऊँ इसे छोड़ के। तो जो हमें रोके हुए हैं वो कोट का लालच है। और उन्होंने ये कह के कोट में से अपने हाथ निकाले और वो चले गए, और उन्होंने कहा कि ये वेदांत है। तो आई वॉज, मतलब मैं सोच रही थी कि अच्छा ये वेदांत है, जो एक सिंपल सी लॉजिक वाली थिंकिंग जो मुझे लगती है कि आप रुके हुए हो, ये आपका काफ़ी हद तक डिसाइड कर रहा है आपके दिमाग ने। जिस दिन आप दिमाग से सोच लोगे कि आपको कोई नहीं रोक रहा, आप जब चाहे तब जा सकते हो, उस दिन आप सच में फील करोगे कि अरे मैं तो फ्री हूँ। ठीक, इस पे एक कहानी और है कि एक बार एक आदमी 3 गधों को लेके जा रहा था और उसके पास रस्सियाँ 2 थी। तो उसे कहीं जाना था तीनों गधों को छोड़ के, तो उसने 2 गधों को तो बांध दिया और तीसरे गधे को उसने नहीं बांधा। अब वो उसे बांधने के लिए रस्सी ढूंढ रहा था। तो रस्सी ढूंढते हुए उसके दोस्त ने बोला उसे कि तुम्हारे पास रस्सी नहीं है तो तुम ऐसा करो, इस गधे को यहाँ पे रख के खूंटे के पास खड़ा करके एक्टिंग करो रस्सी बांधने की। उसने ऐसे ही किया और सरप्राइजिंगली गधा वहाँ पर रुक गया। अब जब वो जहाँ भी उसे जाना था नदी वदी पे, वहाँ से वो वापस आया और उसने दोनों गधों को खोला जो रस्सी से बंधे हुए थे और वो चल दिया। और उसने देखा कि तीसरा गधा उसके साथ नहीं आ रहा। अब वो उसे लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा अपनी जगह से, वो थोड़ी दूर इधर उधर हो रहा है लेकिन वो उसके साथ नहीं चल पा रहा। तो जब बहुत देर हो गई कि ये चल क्यों नहीं रहा, तो उसके दोस्त ने फिर थोड़ा सोच के उसे बोला कि तुमने उसे बांधा था ना, तो तुमने उसे खोला? तो पहला आदमी बोलता है कि मैंने उसे बांधा कब था, मैंने तो नाटक किया था। तो कहते वो तुम्हें पता है ना तुमने नाटक किया था, उसके अकॉर्डिंग वो बंधा हुआ है। तो जाओ और उसको खोलने की एक बार एक्टिंग करो और फिर शायद वो चल पड़े। अब उस आदमी ने ऐसे ही किया और उसको खोला, प्रिटेंड किया कि वो रस्सी खोल रहा है और फिर उसे चलने के लिए कोशिश की और गधा चल पड़ा। दोनों किस्सों की कहानी का जो मॉरल है वो कहने का मतलब ये है कि बंधन जो है वो आपके दिमाग में है। जब आप दिमाग से फ्री हो जाओगे तो एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। अब ये जो बात आती है ना कि ससुराल से पूरे से छुटकारा क्या पाएं, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ससुराल आपके पति का परिवार है, लेकिन जब आप शादी करके आई तो वो आपका भी परिवार बन गया। जैसे हमारा परिवार होता है शादी से पहले, कुछ चीज़ों की हमें परमिशन नहीं मिलती, लेकिन सेम चीज़ में कई लड़कियां कई लड़के ऐसे होते हैं वो अपनी मर्जी का काम कर जाते हैं, है ना। इसी तरीके से ससुराल में किसी के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी के साथ थोड़ा कम अच्छा चल रहा है, किसी के साथ बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन ये सब तभी तक है जब तक हम उन रिश्तों को मान रहे हैं, उस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम एक किनारे हो जाते हैं कि मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ, आधी प्रॉब्लम तो उसी दिन हमें लगता है कि ख़त्म हो गई। अब दिक्कत क्या है, वो जो आचार्य जी के कहानी में कोट था या फिर गधे वाली कहानी में वो रस्सी थी, वो है हमारा अच्छी बहू का टैग। हमारी परवरिश पे सवाल उठते हैं कि ऐसे घर से आई है या यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। हमें ये ना सुनना पड़े
इस वजह से हम पता नहीं क्या क्या झेल जाते हैं। तो अगर हम ये बोझ अपने सिर से उतार दें, इसका मोह छोड़ दें कि हमें सबकी नज़र में एक अच्छी बहू होने का या एक अच्छी इंसान होने का टैग लेना है, उस टैग का लालच छोड़ दें। पहले अपने आप को ठीक रख लें और यकीन मानिए जब हम ठीक होते हैं, हम खुश होते हैं, हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है और जो लोग जेन्युइनली हमारे साथ जुड़ने लायक हैं वो रह जाते हैं, और जो बिल्कुल ही जल कुकड़े हैं या जिनके रहने से आपका सिर्फ नुकसान ही होता वो हट जाते हैं। तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है। अब ये जो बात आई थी कि पूरे ससुराल से छुटकारा कैसे पाएँ, तो ससुराल कोई छुटकारा पाने की चीज़ नहीं है। सिर्फ उनके साथ रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को खो ना दें, ये कोशिश आपको करनी चाहिए। और इसके साथ में अगर बना रहे तो ज़्यादा अच्छा। अगर चॉइस करने की बात आ जाए कि या तो आप या फिर ससुराल एंड अच्छी बहू का टैग, तब ऑब्वियसली हर इंसान खुद को चुने, मुझे यही लगता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड 24 के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अगर अच्छे लगे हो, कोई भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 25 के सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।